आयोग नीति आयोग का पूर्ववर्ती निकाय है। ठीक है, योजना आयोग से हेलो एंड वेलकम। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। तो क्या है प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो योजना आयोग नीति आयोग का पूर्ववर्ती निकाय है। ठीक है, मतलब नीति आयोग से पहले योजना आयोग ही था जो कि योजनाओं से संबंधित कार्य करता था। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी। कब हुई थी? मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? मार्च के महीने में। ठीक है, जो कि भारत सरकार के एक कार्यपालिकीय संकल्प के द्वारा की गई थी, बिना किसी एक्ट के। बस ऐसे ही इसकी एक कार्यपालिकीय संकल्प निकाला गया जिसके द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी, जो कि 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप थी। किसकी सिफारिश के अनुरूप थी? सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप। ठीक है, तो इस बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। इस बोर्ड के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। इस प्रकार से योजना आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है, ये केवल कार्यकारिणी निकाय है। ठीक है, तो भारत में यह सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजन का शीर्ष अंग था। तो 28 फरवरी 1950 को भारत के वित्त मंत्री जॉन मथाई ने वित्तीय वर्ष 1950-51 के लिए बजट पेश करते हुए घोषणा की कि भारत सरकार ने एक योजना आयोग की गठन करने की योजना बनाई है। ठीक है, कब की थी ये 28 फरवरी 1950 को। उस टाइम पे जो भारत के वित्त मंत्री थे, कौन थे? जॉन मथाई। उन्होंने घोषणा की थी। कब की थी? वित्तीय वर्ष का जो बजट है 1950 और 51 का बजट पेश करते हुए घोषणा की कि भारत एक इस प्रकार की योजना आयोग बनाएगा जो कि योजनाओं से संबंधित कार्य प्रणाली को देखेंगे। ठीक है, तो योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो ये योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। आयोग ने 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो इसका कार्य पहला था कि जो देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 1951 में। ठीक है, तो जो हमारे देश की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में शुरू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना, और 1965 तक 2 क्रमिक पंचवर्षीय योजना तैयार की। ठीक है, जब भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया था, तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया था तो उस टाइम पे 2 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई। 1965 से 1969 तक आयोग ने एक योजना अवकाश को बुलाया, यानी 1965 से 1959 का जो टाइम है ये योजना आयोग के लिए एक अवकाश का समय था। ठीक है, इसे अवकाश समय भी बोला जाता है, योजना अवकाश समय भी से बोला जाता है। अब हम बात करते हैं योजना आयोग के कार्यों के बारे में। तो सबसे पहला कार्य था योजना आयोग का, वो था तकनीकी कमियों सहित देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करें। यह देखें कि हमारे देश में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी तकनीकी कमियां हैं, देश में सामग्री की क्या जो इस समय स्थिति है और पूंजी कितनी है, इसके अलावा मानव संसाधन की क्या स्थिति है, इन सभी का आकलन करें और रिपोर्ट करें सरकार को। और इन्हीं सभी संसाधनों को बढ़ाने की संभावनाओं की जांच करें कि अगर किसी क्षेत्र में कोई कमी रह गई है तो उनको कैसे बढ़ाया जा सके, उनका कैसे विकास किया जा सके। तो ये सभी कार्य थे योजना आयोग के, क्योंकि यह देश की आवश्यकता के संबंध में कमी पाई जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक देश में कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती है, इसलिए उन कमियों को पूरा करने के लिए, उन कमियों को पाटने के लिए कुछ योजनाओं की आवश्यकता होती है। इस तरह से योजना आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था। दूसरा है देश के संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए एक योजना तैयार करना, कि किस तरह से कौन से संसाधन होंगे जिससे कि हमारा देश सबसे ज़्यादा प्रभावी जो विकास कर पाएगा और किस तरह से उसका संतुलित उपयोग किया जाए। इस सभी के लिए योजना बनाना भी योजना आयोग का ही कार्य था। आगे प्राथमिकताओं के निर्धारण पर उन चरणों को परिभाषित करते जिसमें योजनाओं को पूरा किया जाना है, और प्रत्येक चरण के पूरा होने के लिए संसाधनों के आवंटन का प्रस्ताव करना चाहिए। यानी कि इस टाइम पे हमारी सरकार की क्या प्राथमिकता होगी, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनके अकॉर्डिंग जो संसाधन है उनका आवंटन होना चाहिए, उनके आवंटन का प्रस्ताव करना चाहिए। यह भी योजना आयोग का प्रमुख कार्य था।
इसके अलावा उन कारकों को इंगित करे जो कि मध्य आर्थिक विकास के लिए चल रहे हैं। ठीक है, यह देखना कि कौन कौन से कारक है जो कि हमारे मंद आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी है, तो उन कारकों को सांकेतिक करके उनको ढूंढ करके उनको दूर करना और उन परिस्थितियों को निर्धारित करना जो कि योजना की सफलता के लिए वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए स्थापित की जानी चाहिए। तो इस तरह से ये देखना चाहिए कि हमारे देश के लिए कौन सी जो योजनाएं वो बहुत अच्छी होंगी, हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से कौन कौन सी योजनाएं महत्वपूर्ण साबित होंगी और हमारे देश के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं ज़्यादा अच्छी रहेंगी, तो उन सभी को जमीनी स्तर पर लागू करना। आगे इसमें मशीनरी की प्रकृति का निर्धारण करें और उन सभी पहलुओं में योजना के प्रत्येक चरण के सफल कार्यान्वयन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक होगा। यानी कि जो देश की भौतिक पूंजी और मानव संसाधन का आकलन है, उनकी संवृद्धि की संभावना तलाश करना और यह देखना कि कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, कौन कौन से प्रकृति के द्वारा दिए गए हमारे लिए साधन है जिनका हम उपयोग करके अपने देश को विकसित कर सकते हैं, अपने देश को विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है समय समय पर प्रगति की योजना के प्रत्येक चरण की सटीकता में हासिल करना और नीति के समायोजन की सिफारिश करना और मापना कि इस तरह का मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है। इसके अलावा योजना आयोग का प्रमुख दायित्व यह भी था कि वह समय समय पर जो योजनाएं सरकार ने लागू की हैं उनकी निगरानी करते रहे। ठीक है, उनके बारे में जानकारी हासिल करते रहे, क्या वो सही से अपना कार्य कर पा रही है, मतलब जो आम जनता क्या उनको उन सभी योजनाओं से लाभ मिल पा रहा है या नहीं। अगर लाभ मिल पा रहा है तो ठीक है, वरना फिर वो बेकार हो जाएंगी। तो इस तरह से यह भी जांचना, यह भी मापना कि सभी लोग जो उन योजनाओं का लाभ ले भी पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से इन सब का मूल्यांकन आवश्यक हो सकता है। अब इसमें आगे हैं, इसके अलावा यह केंद्र व राज्य सरकारों को सलाह भी दे सकता था कि आज की क्या स्थितियां, आज वर्तमान में क्या आर्थिक स्थितियां हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की नीतियों का निर्माण करें जिससे कि वो जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभप्रद हो। तो इस तरह से आर्थिक स्थितियों को, वर्तमान नीतियों को और उपायों और विकास पर विचार या इस तरह की अन्य समस्याओं की जांच पर उचित है। ठीक है, इन सभी के बारे में विचार विमर्श करके जो वो केंद्र और राज्य सरकार को सलाह भी दे सकते थे, जिससे कि जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है वो इस तरह की नीतियों का निर्माण करे जो कि जनता के लिए जो वो लाभदायक हो, जनता के लिए कार्य कर सके, जिससे कि जो आम जनता वो भी अपना विकास कर सके। तो ये था योजना आयोग। अब तो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो कई बार इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। फिर से देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग को 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो नीति आयोग पूर्ववर्ती योजना आयोग का ही भाग है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग। तो देखते क्या है नीति आयोग। तो सबसे पहले अगर बात करें हम इसकी फुल फॉर्म की, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसकी फुल फॉर्म से और भी कई एग्जाम्स में। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग को पूर्ववर्ती योजना आयोग की जगह स्थापित किया गया था। ठीक है, मोदी सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग करके उसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की। तो नीति आयोग को योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यानी पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के उत्तराधिकारी किसको कहा जाता है, तो वो है नीति आयोग। तो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी सन 2015 को NITI, फिर से देखिए क्या है, NITI नीति आयोग। ठीक है, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के गठन की घोषणा की। कब की गई इसके गठन की घोषणा? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और योजना आयोग को बदलने के लिए 8 फरवरी 2015 को पहली बैठक हुई। योजना आयोग को बदलने के लिए कब हुई थी पहली बैठक? 8 फरवरी 2015 को। ठीक है, जिसमें टॉप डाउन मॉडल का पालन किया गया, यानी टॉप टू डाउन जो मॉडल है उसका पालन किया गया। योजना आयोग में क्या था, जो मॉडल था वो टॉप टू डाउन था, यानी ऊपर से नीचे तक उसमें देखा जाता था। जबकि जो इसकी जगह पर नीति आयोग आया गया, इसमें डाउन टू टॉप ऑर्डर है। ठीक है, इसमें जो ऑर्डर होगा वो होगा, मॉडल होगा वो होगा
डाउन टू टॉप, यानी जो विकास होगा वो जमीनी स्तर से लेकर ऊपर होगा। तो इस तरह से, इस प्रकार से नीति आयोग योजना आयोग से भिन्न है। तो योजना आयोग की तरह ही यह भी एक कार्यकालिक संकल्प के द्वारा सर्जित निकाय है। ठीक है, तो इस प्रकार से ना तो ये संवैधानिक है और ना ही वैधानिक। ठीक है, ना ही ये संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक। दूसरे शब्दों में यह एक गैर संवैधानिक या संविधानोत्तर निकाय है, साथ ही एक गैर वैधानिक भी निकाय है। ठीक है, नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल यानी थिंक टैंक है। इसे थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है, जो कि निदेशकीय एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए नीतिगत एवं दीर्घकालिक नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रकल्प तैयार करते हुए नीति आयोग केंद्र व राज्य को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी देता है। तो बात करें अगर नीति आयोग के गठन की, तो इसमें जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं इनके अध्यक्ष, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो हमारे होते हैं देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो देश के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल भी होती है। ठीक है, जिसमें गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इंडिया में जितने भी स्टेट, इस टाइम पे 28 स्टेट है। ठीक है, तो सभी के मुख्यमंत्री होंगे, और उसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री है वो होंगे। इसके अलावा अंडमान और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। ठीक है, कौन कौन होंगे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे, इसके अलावा अंडमान और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई भी एक उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जिसे भी नामित कर दे वो उसमें उपाध्यक्ष होते हैं। तो इस तरह से जो नीति आयोग है उसमें देश के प्रत्येक भाग का प्रतिनिधित्व होता है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, जिसमें कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदि शामिल हैं। इसने स्वाभाविक रूप से प्रायोजित योजनाओं, कौशल विकास और स्वच्छ भारत मिशन के विषय पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्रियों के 3 उपसमूह नियुक्त किए। ठीक है, तो इसने क्या क्या किया? जो प्रायोजित योजनाएं हैं, इसके अलावा कौशल विकास है और स्वच्छ भारत मिशन है, इन सभी पर केंद्र सरकार को सलाह दी है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के 3 उपसमूह नियुक्त किए हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्रियों के क्या 3 उपसमूह नियुक्त किए गए थे उस समय। इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गठित प्रत्येक विषय पर समानांतर कार्यबलों के साथ कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन पर 2 कार्यबलों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो हमारे देश में क्या, नीति आयोग के द्वारा जितने भी सभी राज्य हैं और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें गठित प्रत्येक विषय पर समांतर कार्यबलों के साथ कृषि विकास, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कृषि में विकास करने के लिए और गरीबी को उन्मूलन करने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी को हटाने के लिए 2 विशेष कार्यबलों की स्थापना की गई है। ओके, तो अब हम देखते हैं नीति आयोग के कार्य क्या क्या हैं। तो नीति आयोग के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है, 3 प्रमुख कार्य होते हैं जो कि अलग अलग होने के बजाय एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तीनों अलग अलग है लेकिन क्या है, तीनों एक दूसरे के पूरक भी है। सबसे पहला कार्य है सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना, यानी कि सरकार जो सहकारी संघवाद है, प्रतिस्पर्धी संघवाद है, उसको बढ़ावा देना, जिससे कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना विकास कर सके और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। नेक्स्ट है नीति निर्माण में केंद्र सरकार की सहायता करना, यानी हमारे देश की क्या आवश्यकता है, अपने देश की आवश्यकताओं के अनुसार सरकार को सहायता करना कि कौन कौन सी नीतियाँ बनाई जाए, कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाए, ताकि जो आम जनता उससे लाभान्वित हो सके। तो इस तरह से नीति आयोग केंद्र सरकार को सहायता करता है किसमें, नीति निर्माण करने में। नेक्स्ट है सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नीति आयोग की ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक का मतलब होता है केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देना। ठीक है, तो जो जो आवश्यकता है उनके अनुरूप केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देकर उस हिसाब से नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है। तो इसके 3 प्रमुख कार्य हो गए। ये हो गया हमारा नीति आयोग। एक बार फिर से देखते हैं इसके कार्यों को। तो उसमें क्या है, सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है नीति निर्माण में केंद्र सरकार की सहायता करना, और नेक्स्ट है सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। तो ये तीनों इसके महत्वपूर्ण कार्य है, जो तीनों अलग अलग हैं लेकिन क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं।
अब हम कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, तो कौन सा अधिकार है जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा था? तो पता कीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से। तो सबसे पहले भाषण की स्वतंत्रता, या फिर समानता का अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका आंसर डी। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया? किसने बनाया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है विकेंद्रीकरण पर रॉयल आयोग, और ऑप्शन डी है सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही भारत में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो एक नागरिक के क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले है नंबर 1 संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान, ये भी है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करने के लिए। थर्ड है सरकार का सम्मान करना। फोर्थ है वन्य जीवों की रक्षा करना। तो अब देखते हैं कौन कौन से इसमें से सही है। तो क्या है? मौलिक कर्तव्य, ये भी है। संविधान और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये भी ठीक है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी ठीक है। लेकिन ये नहीं है सरकार का सम्मान, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो हम चाहे सरकार का सम्मान करें या ना करें, तो ये हमारा कर्तव्य नहीं है संविधान के अनुसार। तो ये क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है वन्य जीवों की रक्षा करें। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम वन्य जीवों की रक्षा करें। तो इस तरह से क्या सही है? 1, 2 और 4। तो इस तरह देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखना। ऑप्शन सी है देश के संविधान और कानूनों को बनाए रखना। और ऑप्शन डी है संविधान और देश के कानून का संरक्षण, रक्षा और बचाव करना। तो भारत के जो राष्ट्रपति वो किस लिए शपथ लेते हैं? संविधान और देश के कानून का संरक्षण, रक्षा और बचाव करना। तो इस तरह से ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सही क्या है? राष्ट्रपति एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल होने के लिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति एक उस व्यक्ति को नियुक्त करता है भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में जो कि भारत के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है। सेकंड है उसे देश के सभी न्यायालयों में दर्शकों का अधिकार है, यानी उसमें जो जितने भी न्यायालय है सभी में भाग लेने का उसे अधिकार है। और तीसरा है इसमें उसे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। फोर्थ है इसमें उसका निश्चित कार्यकाल है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें से कौन सा सही आंसर है, कौन कौन से कोड के अनुसार आपको चुनना है। तो इस तरह से आइए देखते फिर से। तो राष्ट्रपति एक व्यक्ति को नियुक्ति करता है जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल होने के लिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक ऐसी व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है जो कि भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है। उसे देश के सभी न्यायालयों में दर्शकों का अधिकार है, ये गलत है क्योंकि वो देश के किसी भी न्यायालय में फिर कार्रवाई नहीं कर सकता। तीसरा उसमें उसे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार बिल्कुल गलत है क्योंकि उसे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके बाद में है उसका निश्चित कार्यकाल है। ठीक है, हाँ उसका कार्यकाल जो वो निश्चित होता। तो इस तरह से जो बन रहा है वो 1 और 4। तो इस तरह से है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारी अगली संवैधानिक संस्था है संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। शॉर्ट में हम इसे यूपीएससी भी बोल देते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होती है यूपीएससी। तो संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है या फिर भारत की केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है।
सो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारी नेक्स्ट संवैधानिक संस्था है संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। शॉर्ट में हम इसे यूपीएससी भी बोल देते हैं। तो क्या होती है यूपीएससी, आइए जानते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। इसके माध्यम से क्या होता है, जो केंद्र में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, तो इन सभी की भर्ती इसके द्वारा, यूपीएससी के द्वारा ही इनकी भर्ती होती है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय यानी कि संस्था है, क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बारे में बताया गया है। इसकी शक्तियाँ क्या होंगी, इसके कार्य क्या होंगे, इन सब के बारे में। तो इसका जो अनुच्छेद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है भाग 14 और अनुच्छेद है 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा हो गया यूपीएससी से संबंधित अनुच्छेद। इसकी शक्तियों के बारे में, इसके कार्यों के बारे में, इन सब का इसमें वर्णन है। क्योंकि यूपीएससी का उल्लेख हमारे संविधान में है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय या फिर संवैधानिक संस्था है। तो ये क्या है, संघ लोक सेवा आयोग भारत के केंद्रीय भर्ती एजेंसी, याद रखना आप। और अगर हम बात करें इसके गठन की, इसकी स्थापना की, तो यह 1 अक्टूबर 1926 को सरकार के द्वारा सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। तो आज़ादी से पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी और जो इसकी डेट है वो है 1 अक्टूबर 1926। तो उस टाइम पे जब ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश में भारत सरकार थी, उन्होंने इसका गठन कर दिया था। इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद इसे बाद में भारत सरकार के द्वारा संघीय सार्वजनिक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया था। बाद में जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, तो इसके बाद में क्या होता है कि भारत सरकार के द्वारा इसे संघीय सार्वजनिक सेवा आयोग के रूप में गठित कर दिया जाता है। तो जितनी भी संघ से संबंधित सार्वजनिक जो क्षेत्र की जितनी भी सेवा होगी, तो इनका चयन इसी के द्वारा होगा। यूपीएससी के द्वारा ही इन भर्तियों का जो है चयन किया जाएगा। संघीय लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग, जिसे कि आधिकारिक तौर पर यूपीएससी के रूप में भी जाना जाता है, तो मोस्टली इसे यूपीएससी के नाम से ही जाना जाता है। तो संघ की विभिन्न सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कराने के लिए अधिकृत भारत में एक संवैधानिक निकाय है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है इसके बारे में कि जो हमारे यूपीएससी है वो विभिन्न सिविल सेवाओं में जो नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। ठीक है, उसके माध्यम से जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी योग्य अभ्यर्थी होंगे, उनका चयन किया जाएगा और उनको विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है केंद्र में या संघ में विभिन्न सिविल सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत भारत में एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए भारत में एक संवैधानिक निकाय है। अब बात करें अगर इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। आप इतना याद रखिए, नई दिल्ली में स्थित है, धौलपुर हाउस में। ठीक है, इसका जो अब आगे इसके अलावा नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित मामलों में सरकार के द्वारा परामर्श किया जाना आवश्यक है। अगर किसी अधिकारी को कोई नियुक्ति देनी है या फिर उसका जो ट्रांसफ़र करना कहीं पे, या फिर उसका प्रमोशन करना और उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, तो इन सभी मामलों में यूपीएससी को सरकार से परामर्श आवश्यक है। ठीक है, सरकार के द्वारा उन्हें परामर्श किया जाना आवश्यक है। तो याद रखना, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से स्वतंत्र है ये संस्था, बल्कि सरकार के द्वारा यह परामर्श भी लेती है। इसके अलावा आयोग सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। ये यूपीएससी क्या है, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या स्थिति है। ठीक है, और उसके माध्यम से सरकार को सलाह भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम से ये क्या है, राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार को सलाह भी दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सरकार इनकी सलाह को माने। ठीक है, तो इनकी सलाह क्या है, वो अबाध्यकारी यानी वो बाध्यकारी नहीं है। तो सरकार सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते यूपीएससी कुछ संस्थानों में से है जो देश की उच्च न्यायपालिका और हाल ही में चुनाव आयोग के साथ स्वायत्तता और स्वतंत्रता दोनों के साथ कार्य करते हैं। यानी कि संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते यूपीएससी कुछ उन चुनिंदा संस्थानों में से है जो कि उच्च न्यायपालिका और चुनाव आयोग के साथ में पूरी स्वतंत्रता के साथ में और निष्पक्षता के साथ में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये किसी का जो इनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, ये पूरी स्वतंत्र होकर पूरी स्वतंत्रता के साथ में अपना कार्य करते हैं।
यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो इसके सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं यूपीएससी के, उनको जो उनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है, तो वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो आयोग के कम से कम आधे सदस्य केंद्रीय या राज्य सेवा में न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव के साथ सिविल सेवक या कार्यरत या सेनानिवृत्त है। ठीक है, तो जो इसके आधे सदस्य कम से कम 50% जो सदस्य हैं उनको करीब करीब 10 साल का अनुभव होना चाहिए, या तो राज्य सरकार के अंडर या फिर केंद्र सरकार के अंडर। ठीक है, तो उन्हें 10 साल का जो अनुभव आवश्यक है अगर उनको मतलब सदस्य के रूप में, यूपीएससी के सदस्य के रूप में काम करना। तो इस तरह से, या वो कार्य कर रहे हो या फिर वो रिटायर्ड हो चुके हों। ठीक है, तो इस तरह से उन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस आवश्यक है। हालांकि संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है कि कितने सदस्य इसमें कार्य करेंगे। यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। साधारणतः आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसके जो सदस्यों की संख्या होती है वो 9 से 11 होती है अध्यक्ष के साथ ही। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर इसकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है, मतलब 11 भी किया जा सकता है, 9 तो है ही है। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। यानी कि राष्ट्रपति निर्धारित कर सकते हैं कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष होंगे और जो यूपीएससी के बाकी मेंबर्स होंगे उनकी मतलब सेवा शर्तें क्या होंगी। तो इस तरह से राष्ट्रपति को अधिकार है उनकी सेवा शर्तों की जो निर्धारित करने का। इसके बाद है आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक इसमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण कर सकते हैं। तो इनकी जो न्यूनतम अवधि है जो इनके पद धारण करने की वो है 6 वर्ष, या फिर अगर बात करें इनकी आयु की तो वो 65 वर्ष। तो जो भी पहले हो जाए 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हो 5 वर्ष लगा देते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष नहीं है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो पद धारण करने की अवधि है वो है 6 वर्ष, और जो एज है वो है 65 ईयर्स यानी 65 वर्ष। इसके अलावा वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, वो कभी भी बीच में अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को अपना जो इस्तीफा है वो दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो उन्हें क्या है राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में एक प्रक्रिया होती है उसके तहत उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या हमारा चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, तो इसके बारे में जानते हैं। तो निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। कैसा एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है, और इसका गठन भारत के संविधान के द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। यानी जो हमारा ये निर्वाचन आयोग है इसका जो प्रमुख उद्देश्य था इसके स्थापना का वो था कि हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोजित हो, ताकि जो हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है उसकी आत्मा बनी रह सके। संविधान के 324 अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। तो इसके लिए 324 अनुच्छेद आर्टिकल 324 इसमें चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग का जो वर्णन मिलता है। तो संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के संचालन के लिए और निर्देशन की और नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी है, चुनाव आयोग की। फिर से देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद हो गया, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनावों का संचालन, निर्देशन व नियंत्रण इनकी सबकी जिम्मेदारी किसकी है, वो चुनाव आयोग की है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। तो ये ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग जो है निर्वाचन आयोग ये सिर्फ केंद्र सरकार के जो चुनाव है उनको देख रेख करता है, उनकी निगरानी करता है, बल्कि राज्य स्तर के जो चुनाव होते हैं विधानमंडल के, विधानसभा के, इन सभी का भी जो है चुनाव आयोग ही इनको देखता है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जो चुनाव आयोग है वो एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। और वो कौन सा अनुच्छेद 324, इस अनुच्छेद में संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन मिलता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। तो इसकी जो स्थापना वो कब की गई थी,
25 जनवरी 1950 को, ठीक है। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उससे एक दिन पहले ही चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी और यह संविधान के अनुसार की गई थी। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी नियुक्ति किनके द्वारा होती है? उनकी होती है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा और ऐसे अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है क्योंकि वह समय निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो अन्य आयुक्त होते हैं उनकी भी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। अब हम बात करते हैं CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। CEC आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आयोग होता है, चुनाव आयोग होता है, इसके अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करते हैं। तो CEC ही चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर हम बात करें भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो वो थे भारत जो ये सुकुमार सेन, ठीक है। तो सुकुमार सेन भारत के पहले CEC थे, ठीक है, ये याद रखना। अगर बात करें हम चुनाव आयोग के क्या क्या लक्ष्य हैं, तो इसके लिए सबसे पहले है भारत के संसदों, राज्य विधानसभाओं और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए सभी चुनावों का निरीक्षण करना। यानी जो भारत की संसद है, इसके अलावा जो राज्य विधानसभाएं हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सब के लिए चुनाव का जो निरीक्षण है वो कौन करता है? चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग इनके संबंधित चुनाव को जो है वो नियंत्रित करता है और इस पर निगरानी रखता है, ठीक है, और यही आयोजित कराता है। इसके अलावा 1989 में पहली बार आयोग में 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो पहले क्या था, उससे पहले 2 ये अतिरिक्त आयुक्त नहीं थे, ठीक है। तो इसके बाद में 1989 में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों को भी नियुक्त किया गया। हालांकि वे संक्षिप्त अवधि के लिए पद पर बने रहे, बहुत छोटी सी अवधि के लिए ही वो पद पर बने रहे थे, ठीक है। द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1993 होने के साथ ही लागू होने के साथ ही चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय बन गया, ठीक है। तो ये एक एक्ट आया था द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट और ये आया था 1993 में। इसके लागू होने के साथ ही ये जो हमारा निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग, ये एक क्या हो गया, एक बहुसदस्यीय निकाय बन गया, ठीक है। 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद एक बार फिर बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा चालू हो गई, ठीक है। इस 1993 में क्या हो गया, फिर से 2 अतिरिक्त जो आयुक्त थे इनको नियुक्ति होने लगी, किसमें? चुनाव आयोग में। और फिर से जो हमारा ये आयोग है, ये निर्वाचन आयोग, ये फिर से बहुसदस्यीय आयोग की जो ये बन गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको किस प्रकार से उनके पद से हटाया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कदाचार या अक्षमता के आधार पर उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। अगर सरकार को लगे कि वो कदाचार, मतलब उन पर कदाचार सिद्ध हो जाता है, उन पर गलत आचरण सिद्ध हो जाता है, या फिर लगे कि वो अपने पद के योग्य नहीं है, तो इस प्रकार से उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में 2/3 सदस्य निर्णय से अपनी सहमति दे देते हैं, ठीक है। तो जो संसद के जो सदस्य हैं, अगर वो 2/3 सदस्य अब निर्णय कर देते हैं या फिर अपनी सहमति दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर, ठीक है। इसके अलावा EVM का तो आपने काफ़ी नाम सुना ही होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का उपयोग 1999 के यानी 1999 के चुनावों से शुरू हो गया था, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि जो EVM का उपयोग कब से शुरू हो गया, वो हो गया था 1919 के चुनावों से। तो चुनावों से भाग में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लागू करने के लिए भारतीय सामान्य और राज्य चुनाव में किया जा रहा है, यानी जो भारतीय संसद का चुनाव होते हैं और राज्य चुनाव होते हैं, इन सभी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का उपयोग किया जा रहा है। कब से? 1999 से। इसके अलावा EVMS ने भारत में स्थानीय, राज्य और आम यानी संसद चुनावों में कागजी मतपत्रों की जगह ले लिए। इसमें क्या होता है कि जो इसमें आपने देखा होगा, जो स्लिप सी मिलती है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको एक बटन दबाना होता है और जो आपके मनपसंद उम्मीदवार उनको आपका जो मत वो चला जाता है। तो इस तरह से जो कागजी मतपत्र है उनकी जगह EVM ने अब ले ली है।
चुनाव आयोग ने ईव्स को वोटर के साथ शुरू करने का फैसला किया है। ठीक है, जैसे कि सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल यानी VVPAT, इसके साथ में चुनाव कराने का जो है चुनाव आयोग ने फैसला किया। वोटर वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT प्रणाली को भारतीय आम चुनाव 2014 में एक राजनीतिक परियोजना के रूप में 547 संसद क्षेत्रों में से 8 में पेश किया गया था। ये याद रखना आप, काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट कि जो VVPAT है इसको कब से शुरू किया गया था। तो इसको भारत में ये भारत की चुनाव प्रणाली में भारतीय आम चुनाव में 2014 से एक राजनीतिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, तो आप ये याद रखना। ये हो गया आपका। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय आपातकाल की शर्तों के तहत किया जा सकता है, यानी अगर देश में वित्तीय आपातकाल लग जाए तो उस समय पर कौन क्या क्या इसमें से किया जा सकता है। नंबर 1 है राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है। नंबर 2 है केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय पर नियंत्रण प्राप्त कर सकती है। नंबर 3 है उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है। और नंबर 4 है संवैधानिक उपचार का अधिकार निलंबित किया जा सकता है। तो इस तरह से जो इसमें सही आंसर बन रहा है वो है आंसर डी। वो किस तरह से, इसमें केंद्र सरकार जो है वो राज्यों के बजट और व्यय पर नियंत्रण कर सकती है। ठीक है, अगर देश में वित्तीय आपातकाल लग जाता है। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय हैं और उच्चतम न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों यानी उनके जजेस का जो वेतन है, उनकी जो सैलरी है उसको कम किया जा सकता है। इस तरह से दोनों चीज़ें की जा सकती है। तो सही आंसर है डी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशासन के उपकरण निम्नलिखित में से कौन से हैं, यानी देश में जो गुड गवर्नेंस है उसके जो निम्नलिखित में से उपकरण कौन कौन से। नंबर 1 है सामाजिक अंकेक्षण। नंबर 2 है शक्तियों का पृथक्करण। नंबर 3 है नागरिक का चरित्र। और नंबर 4 है सूचना का अधिकार। तो इस तरह से क्या है सही आंसर, आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे कैसे, एक तो इसमें सोशल ऑडिट होनी चाहिए, इसके अलावा नागरिकों का चरित्र होना चाहिए अच्छा, और सूचनाओं का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो शक्तियों के पृथक्करण से इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जो संसद के सत्र होते हैं उनके 2 सत्रों के बीच में कितना अंतराल नहीं होना चाहिए, किससे ज़्यादा अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन देती हूँ मैं। ऑप्शन ए है 3 महीने, ऑप्शन बी है 6 महीने, ऑप्शन सी 4 महीने और ऑप्शन डी है 100 दिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि संसद के 2 सत्रों के बीच जो अंतराल है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार के रूप में गोपनीयता का अधिकार निहित है, यानी जो निजता का अधिकार है, गोपनीयता का अधिकार है, वो किसमें निहित है। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी शोषण के खिलाफ अधिकार। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी जो गोपनीयता का अधिकार होता है वो आता है हमारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार में। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का सत्र किसने बुलाया। ठीक है, संसद का जो सत्र है वो कौन बुला सकता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। तो कौन है जो संसद के सत्र को बुला सकते हैं, तो वो है ऑप्शन ए यानी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकते हैं, इनके पास में शक्ति होती है। नेक्स्ट है सिविल सेवा दिवस भारत में कब मनाया जाता है, यानी सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है भारत में। ऑप्शन ए है 21 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी है 21 जून, ऑप्शन डी 7 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा 21 अप्रैल। तो भारत में सिविल सर्विस डे जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। योगदान लोकसभा के आकार पर एक सीमा रखता है। नेक्स्ट है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आकार चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन सी है फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्ट्रल सिस्टम का पालन किया जाता है, और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष के पास वोटों की समानता के मामले में एक वोट नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, ए और सी, तो इन दोनों में ये सही है। नेक्स्ट है
संविधान में एक आइटम के रूप में सार्वजनिक आदेश क्या है? ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन 2 है राज्य सूची, ऑप्शन 3 है समवर्ती सूची, ऑप्शन 4 है अवशिष्ट संज्ञा। तो राज्य के लिए कौन सा जो है सार्वजनिक आदेश है, मतलब राज्य किस चीज़ पर सूचियाँ बना सकते, किस चीज़ पर कोई भी अधिकार बना जो कानून बना सकते, वो है राज्य सूची पर। तो राज्य क्या है? राज्य सूची पर कानून बना सकता है। नेक्स्ट है, राज्य के एडवोकेट जनरल का पद है वो कितने दिन तक के लिए होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है? ये ऑप्शन 1 है 4 वर्ष, ऑप्शन 2 है 5 वर्ष, ऑप्शन 3 है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ये ऑप्शन 4 है, निश्चित नहीं है। ठीक है, तो जो राज्य के एडवोकेट जनरल होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है एडवोकेट जनरल का वो निश्चित नहीं होता। इस तरह से ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं? ठीक है, तो लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पश्चिमी बंगाल। तो महाराष्ट्र जिसमें कि लोकसभा में सीटें सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के बाद में। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते कौन कौन से कथन सही है इसमें राज्य की राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो ऑप्शन ए है, कथन ए है इसमें, उसके पास विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। ऑप्शन बी है, उसके पास राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति है। ऑप्शन सी है इसमें कथन, उसके पास राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति है। या फिर कथन डी है, उसके पास कूटनीतिक शक्ति है। तो इस तरह से क्या शक्ति होती है उसके पास केवल एक शक्ति होती है, वो है उसके पास विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो वो भी मुख्यमंत्री की सलाह से। राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानसभा को भंग कर सकता है और केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो इस तरह से आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित किया गया। ऑप्शन 1 है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, और ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो इस तरह से आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं भारत की राजनीतिक प्रणाली के बारे में क्या क्या चीज़ें सही है। सबसे पहले है कथन 1, राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों होते हैं। ऑप्शन बी है संसद सर्वोच्च है। ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। ऑप्शन डी है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत है। तो इस तरह से क्या है भारत की राजनीतिक प्रणाली के बारे में सही, वो है केवल ऑप्शन सी। इस तरह से जो क्वेश्चन ये आंसर है इसका वो है 4। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है, ये ही बस इसमें केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? अब देखना, तो इसमें कथन 1 है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, कथन 2 है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, कथन 3 है इसमें माता पिता के लिए अपने एजुकेशन के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कुछ अपडेटेड टॉपिक की जो कि हमारे हायर एजुकेशन में नए ऐड हुए हैं, जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कुछ अपडेटेड टॉपिक की जो कि हमारे हायर एजुकेशन में नए ऐड हुए, जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कौशल आधारित शिक्षा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा की यानी प्रोफेशनल एजुकेशन की। तो क्या होती है प्रोफेशनल एजुकेशन, आइए देखते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कि तकनीकी शिक्षा के ऊपर जोर नहीं देती, यानी टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करती, बल्कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के ऊपर ही फोकस करती है। तो ये जो व्यावसायिक शिक्षा होती है यानी प्रोफेशनल शिक्षा होती है, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर फोकस ना करके सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल के ऊपर ही फोकस करती है। अब अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो इसमें आती है जैसे मेडिकल कोर्सेज हो गए, टीचिंग कोर्सेज हो गए,
इसके अलावा लिंग्विस्टिक कोर्सेज हो गए और कृषि आधारित शिक्षा, ये सभी क्या आ गई, ये हमारी व्यावसायिक शिक्षा यानी प्रोफेशनल शिक्षा है। इसके बाद है तकनीकी शिक्षा। तो तकनीकी शिक्षा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो तकनीकी शिक्षा किसी भी देश के मानव संसाधन विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यानी कि हमारे देश में या फिर किसी भी अन्य देश में जो तकनीकी शिक्षा होती है वो मानव संसाधन विकास के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, उसमें अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। इसका कारण यह है कि वह कौशलयुक्त मानवीय शक्ति का निर्माण करती है। क्या करती है वो, कौशलयुक्त मानवीय शक्ति का निर्माण करते हैं। जो मानवीय शक्ति होते हैं, लेबर्स वगैरह होते हैं, उनमें कौशल आ जाता है, ठीक है। तो वो कौशल के साथ में ही कोई भी कार्य करते हैं। औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देती है। इससे क्या होता है, जो उद्योगों में उत्पादन हो रहा है, उद्योगों में जो उत्पादन हो रहा है वो बढ़ता है तथा लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को उन्नत बनाती है, लोगों का जीवन स्तर भी इससे सुधरता है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आती है, जैसे प्रौद्योगिकी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, स्थापत्य कला, प्रबंधन, नगर नियोजन, अनुप्रयुक्त दस्तकारी एवं कला। इसके अलावा खान पान प्रबंधन तथा होटल मैनेजमेंट आदि, ये सभी किस में आती हैं, ये आते हैं हमारी तकनीक यानी टेक्निकल एजुकेशन में। फिर से देखते क्या क्या आता है इसमें, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, स्थापत्य कला हो गया, मैनेजमेंट हो गया, नगर नियोजन हो गया, अनुप्रयुक्त दस्तकारी एवं कला हो गया, इसके अलावा खान पान प्रबंधन हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, ये सभी हमारे तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अवर स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तरों पर कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है MHRD, ये तकनीकी शिक्षा के लिए अवर स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल के और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के और इसके अलावा रिसर्च से संबंधित जो भी कार्यक्रम है इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए। तकनीकी शिक्षा ने विकसित प्रौद्योगिकी शिक्षा देकर उद्योगों में विशेषज्ञों को अच्छे अवसर प्रदान किए। यानी तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, जो विकसित उद्योग होते हैं, विकसित प्रौद्योगिकी शिक्षा दी जाती है वहाँ पे लेबर्स को, ठीक है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाते हैं, अच्छे कौशल के साथ में अपना कार्य कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छी आय होती है और उच्च स्थिति के कारण भारतीय समाज में तकनीकी विशेषज्ञों का एक विशिष्ट संस्तर विकसित होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी उसी हिसाब से उनका क्या है, जीवन स्तर भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा समाज है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाएगा। अभियांत्रिक एवं तकनीकी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए भीड़ इसी तथ्य की घोतक है। आज के टाइम में क्या हो रहा है, आजकल मोस्टली जो विद्यार्थी है वो तकनीकी एजुकेशन ही प्राप्त करना चाहते हैं। आपने देखा भी होगा जो कॉलेजों में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है जो टेक्निकल एजुकेशन के, इंजीनियरिंग के, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो अपने आप को कौशलयुक्त बनाना चाहते हैं। इस प्रकार आजकल प्रबंधकीय शिक्षा में भी युवाओं के लिए उत्तम अवसर दे रही है। जैसे मैनेजमेंट हो गया, जैसे ये MBA वगैरह के कोर्स हो गए, तो ये भी युवाओं को बहुत ज़्यादा अच्छे अवसर प्रदान कर रही है। इसके अलावा जैसे विश्व में आर्थिक उदारीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर भी अधिक ध्यान केंद्रित हो गया, ठीक है। लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की वस्तुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रचार प्रसार, इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन, व्यापार व्यवसाय के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के कारण व्यापारिक संस्थानों, उद्योगों और कार्यालयों में प्रबंधकीय विशेषज्ञों की मांग में काफ़ी तीव्रता आ गई है। जैसे जैसे विश्व बहुत ज़्यादा उदारीकरण की जो नीति अपना ली है पूरे विश्व ने, तो उससे क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो वस्तु है उनका उत्पादन होने लगा है और प्रचार प्रसार होने लगा है सरकारों की नीतियों का। इसके अलावा विभिन्न देशों में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगी है, जिसके कारण क्या हो गया है, जो पूरा वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइजेशन में चेंज हो गया है, एक भूमंडलीकरण का जो दौर आ गया है। इससे क्या हो गया है, जो विभिन्न देशों में विभिन्न जगहों पर जो ये कौशल है, विभिन्न विशेषज्ञ हैं, इनकी मांग बढ़ गई है, इनकी मांग में तीव्रता आ गई है। इन्हें क्या मिलता है फिर इसके बाद में, इन्हें अपनी सेवाओं के बदले में उच्च वेतन मिलता है, इन्हें अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है, मतलब सम्मान मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारी आकर्षक सुविधाएं भी मिलती है। ये विशेषज्ञ भी भारतीय समाज के लिए एक विशिष्ट संस्तर बना रहे, ठीक है। तो ये विशेषज्ञ क्या करें, हमारे भारतीय समाज को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के लिए अभिनव क्षेत्र है। आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी के युग में भी विशेषज्ञों के लिए बहुत ज़्यादा वरदान साबित हो रहा है। अगर हम बात करें भारत में तकनीकी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, कि हमारे भारत में
जो उसका इतिहास क्या रहा था, तकनीकी शिक्षा के जो बैकग्राउंड क्या रहा था, हम पाते हैं कि वास्तव में देश में तकनीकी शिक्षा का विकास मुख्यतः औपनिवेशिक शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। मतलब जब हम उपनिवेश थे, ठीक है, हमारे ऊपर दूसरे देशों का कब्जा था, उस टाइम से ही यहाँ पे शुरू हो गया था। हालांकि उस समय अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारत का विकास न करके अपने शासन की सुविधाओं के लिए तकनीकीविद तैयार करना। तो यहाँ पे अंग्रेजों का ये नहीं था कि हम भारत को विकसित बनाएंगे, भारत को अच्छा करेंगे, ये उनका कोई मकसद नहीं था। उनका सिर्फ मकसद ये था कि जो वो शासन चला रहे हैं वो ज़्यादा सुविधा से चल पाए, ठीक है, वो आराम से वो अपना शासन चला पाए। तो अंग्रेज उस समय सार्वजनिक भवनों, सड़कों, नगरों, नहरों और बंदरगाहों आदि का उचित रखरखाव चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए वो चाहते थे कि भारत में भी तकनीकी शिक्षा में लोग पारंगत हो जाए, इसलिए उन्हें कुशल तकनीकी विदों की आवश्यकता थी। इसके अलावा वे सेना, नौसेना और सर्वेक्षण विभाग के लिए भी ऐसे तकनीकी विदों की आवश्यकता थी, जिससे कि वो वहाँ पर रखरखाव, सेना में, नौसेना में, इन सभी जगह पर रखरखाव कर सके, ठीक है। वजह ये थी उनको तकनीकी शिक्षा भारत में लाने की, क्योंकि उस समय इंग्लैंड से आने वाले तकनीकीविद काफ़ी महंगे पड़ते थे। जब उन्हें वहाँ से अपने जो टेक्नीशियंस थे वो इंग्लैंड से बुलाने पड़ते थे, वो काफ़ी महंगे पड़ते थे। इसलिए उन्होंने चाहा कि भारत में ही इनको तैयार कर दिया जाए। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में ही तकनीकी विद तैयार करने की योजना बनाई। इसी वजह से देश में कई अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की स्थापना की गई। तो इंजीनियरिंग से संबंधित कई जो महाविद्यालय हैं, कई कॉलेजों की स्थापना की गई। इसी क्रम में अंग्रेजों ने सबसे पहले कलकत्ता और मुंबई में, याद रखना आप, सबसे पहले कलकत्ता एवं मुंबई में 1825 में कुछ ऐसे स्कूलों एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की। किस तरह की? जो इंजीनियरिंग से संबंधित, तकनीक से संबंधित जो शिक्षा प्रदान करते हो। इसके 1842 में 1842 में मद्रास के गोंडी में पहला औद्योगिक स्कूल प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो ये फैक्ट बनता है कि जो पहला औद्योगिक स्कूल है वो कहाँ पर, कब प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो यह वहाँ की गन कैरियज फैक्ट्री से संबंधित था। क्या, किससे संबंधित था ये मद्रास वाला स्कूल? ये था वहाँ की गन कैरियज फैक्ट्री से, ठीक है। तो इस प्रकार से एक स्कूल 1854 में पूना में भी प्रारंभ किया गया। इसी तरह का ऐसे ही टेक्नोलॉजी का स्कूल जो है वो पूना में भी 1854 में प्रारंभ किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ब्रिटिश शासनकाल के में जो पहला अभियांत्रिकी यानी पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है वो 1847 में रुड़की में खोला गया। 1847 में वो रुड़की में खोला गया, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और ये भारत का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि भारत में स्थापित है, ठीक है। इसके बाद तीनों प्रेसिडेंसियों में वर्ष 1856 में अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की स्थापना की गई। अभियांत्रिकी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उसके बाद जो तीनों प्रेसिडेंसी थी उनमें 1856 में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। बंगाल में 1856 में कलकत्ता कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से एक नया महाविद्यालय खोला गया, ठीक है। तो जो बंगाल वाला ये कॉलेज था जिसका नाम था कलकत्ता कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो यह 1856 में खोला गया था। यह महाविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त था। उस टाइम पे ये कलकत्ता विश्वविद्यालय ने से मान्यता जो प्रदान की थी। इसके बाद 1858 में पूना में एक और अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया गया जो कि मुंबई विश्वविद्यालय से संबंधित था। किससे? ये बम्बई विश्वविद्यालय से संबंध था। उस समय पश्चिमी भारत का एकमात्र अभियांत्रिकी महाविद्यालय था। तो उस टाइम पे जब अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान ये जो था पूना विश्वविद्यालय या पूना इंजीनियरिंग कॉलेज, ये उस टाइम पे पश्चिमी भारत का अकेला इंजीनियरिंग कॉलेज था, ठीक है। तो ये याद रखना आप। इसके बाद वर्ष 1858 में मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इसी प्रकार का एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रारंभ किया गया। जिस प्रकार से बम्बई विश्वविद्यालय था, पूना विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो इसी प्रकार से मद्रास प्रेसिडेंसी में भी 1858 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, ठीक है, ओपन किया गया।
इस समय तक प्रारंभ लगभग अभियांत्रिकी कॉलेजों में सिविल इंजीनियरिंग का ही कोर्स पढ़ा जाता है। स्टार्टिंग में क्या था इन कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल सिविल इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वही पढ़ाया जाता था। लेकिन बाद में 1880 के उपरांत इन कॉलेजों में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कोर्स भी चलाए जाने लगे। ठीक है, इनकी मांग बढ़ी तो धीरे धीरे क्या इन कोर्सों को भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के कोर्स भी चलाए जाने लगे। लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे इनमें मतलब ये कोर्स भी चल जाते हैं। अब आगे 1887 में बम्बई में विक्टोरिया जुबली तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई। ठीक है, तो बम्बई में विक्टोरिया जुबली तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई। कब की गई? 1887 में। इसका उद्देश्य था इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड टेक्सटाइल क्षेत्र के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना। जो स्टूडेंट्स हैं इनमें जो ट्रेनिंग चाहते हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान करना। 1915 में बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कोर्स प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि बेंगलोर स्थित जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का कोर्स कब से प्रारंभ किया गया? तो वो है 1915 से। इसके बाद में आगे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के नेताओं ने 1907 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया। ठीक है, कब किया? ये बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के नेताओं ने ये क्या था 1907 में, और क्या था ये? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की क्या मांग थी? इसकी मांग थी कि बंगाल में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोला जाए। ठीक है, कैसा विश्वविद्यालय खोला जाए? राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। वैसे यहाँ उस समय इंजीनियरिंग के कई संस्थान प्रारंभ हुए थे, लेकिन जादवपुर कॉलेज को छोड़कर धीरे धीरे सभी बंद हो गए थे। क्या था उस टाइम पे? बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ पे शुरू कर दिए गए थे, लेकिन केवल जादवपुर जो ये कॉलेज है यही बचा था, बाकी सब धीरे धीरे बंद हो गए थे। तो इस कॉलेज ने 1908 से मैकेनिकल और अन्य इंजीनियरिंग विषयों में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया। तो 1908 के बाद में इस कॉलेज ने, जादवपुर कॉलेज ने, मैकेनिकल और अन्य इंजीनियरिंग विषयों में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ कर दिया था। अब आगे इसके बाद 1915 में सर थॉमस की अध्यक्षता में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि सर थॉमस हैं, उनकी अध्यक्षता में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन किया गया। तो उसने अपनी अनुशंसाओं में कहा कि अभी भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का कोर्स प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। सर थॉमस थे, उन्होंने बोला कि अभी इस टाइम पे भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसको स्टार्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मतलब उसके जो मना किया था कि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है वो स्थापित नहीं हुए हैं, तथा इससे संबंधित छोटे मोटे काम मैकेनिक ही कर लेते। जो भी मैकेनिक है अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वही इनमें कर लेंगे, इसलिए इसको अलग से कोई कोर्स चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहा था सर थॉमस ने 1915 में। इसके बाद में देश में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पहली बार डिग्री कोर्स प्रारंभ करने का श्रेय बनारस विश्वविद्यालय को है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा विश्वविद्यालय जहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स आरंभ किया गया सबसे पहले? तो वो है बनारस विश्वविद्यालय। ठीक है, तो बनारस विश्वविद्यालय में पहली बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू किया गया। इसके लगभग 15 वर्षों के बाद अर्थात 1931 से 32 में शिवपुर में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये शिवपुर में, उसके बाद में 1931 से 32 में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का कोर्स चलाया जाता था। कैसा था? यहाँ पे शिवपुर में जो बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें किस प्रकार के कोर्स चलाए जाते थे? वहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के कोर्स चलाए जाते थे। उसके बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो देश में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना तेजी से होने लगी। तेजी से क्या हमारा देश ग्रो करने लगा, यहाँ पे उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी, और यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे जो इंजीनियरिंग की शिक्षा भी उसमें भी जो है बढ़ोतरी होने लगी, तथा तकनीकी एवं पेशेवर शिक्षा का तीव्रता से विकास होने लगा। आज कमोबेश देश में पर्याप्त इंजीनियरिंग एवं तकनीकी कॉलेज व शोध संस्थान, आज आप देखते होंगे कि हमारे देश में बहुत सारे ही जो इंजीनियरिंग और
तकनीकी कॉलेज और शोध संस्थान है जिनके सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के संस्थान शामिल है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट भी हैं, कुछ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है। तो इस तरह से आज हमारा देश काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये हो गया हमारा टेक्निकल एजुकेशन। सुशासन का शाब्दिक अर्थ एक विशेषण के रूप में क्या है? अच्छा, उत्तम, भला, सच्चा मित्र, और संज्ञा के रूप में कल्याण, हित, लाभ, भलाई इत्यादि से। यानी कि अगर हम विशेषण के रूप में देखें इसका क्या अर्थ है, तो वो हो जाएगा अच्छा, उत्तम, भला, सच्चा मित्र, और अगर हम संज्ञा के रूप में देखें तो संज्ञा के रूप में इसका जो अर्थ है वो हो जाएगा कल्याण, हित, भाव, हित, लाभ इत्यादि। ठीक है, भलाई। ओके, तो अतः सामान्य अर्थों में वह शासन जो उत्तम हो, क्या? वह शासन जो उत्तम हो, जनहित एवं भलाई का कार्य करे। यानी कि वो शासन जो कि बहुत अच्छा हो, उत्तम मानती हो जनता हो, और वो जनता की भलाई के लिए कार्य करे, वो क्या कहलाता है? सुशासन। क्या कहलाता है? सुशासन, यानी गवर्नेंस। तो वर्तमान में शासन को सुशासन के रूप में, किसे? शासन को सुशासन के रूप में परिवर्तित करने पर बल दिया जा रहा है, जिसके लिए हम आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं। सुशासन शब्द का प्रयोग विश्व बैंक द्वारा, इसके द्वारा ही लोकप्रिय बनाया गया। किसके द्वारा जो इसे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया गया सुशासन को, यानी गवर्नेंस को? वो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया। सुशासन को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा, इसके लिए एक वर्ड दिया गया है विश्व बैंक द्वारा, वो है स्मार्ट। क्या है? स्मार्ट, ART। ओके, तो ये वर्ड दिया गया है स्मार्ट। अब इनका उन्होंने अलग अलग अपने तरीके से अलग अलग मीनिंग दिया है। आइए देखते हैं क्या क्या इनके अलग अलग मीनिंग। तो S फॉर क्या हो गया? सिंपल। S मतलब हो गया सिंपल। तो इसमें शासन, इनके अनुसार जो सिंपल का मतलब होता है शासन जो सरल होना चाहिए, और शासन में औपचारिक और जटिल प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसे कठोर नहीं होना चाहिए शासन, और ऐसा नहीं कि हमेशा फॉर्मेलिटीज ही इसमें पूरी करते रहें। तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ एक शासन सरल होना चाहिए ताकि आम जनता को भी उसके बारे में पता रहे। शासन का उद्देश्य परिणाम अर्जित करना है। क्या करना है उद्देश्य इसका मुख्य? परिणाम अर्जित करना। ओके, इसमें प्रक्रिया पर बल देना नहीं होता। ठीक है, प्रक्रिया चाहे जो भी हो लेकिन परिणाम अच्छे होने चाहिए। तो ये होता ये सिंपल का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट आता है M फॉर मॉरल। मॉरल अर्थात शासन में भाग लेने वाले जो भी पदाधिकारियां हैं वो नैतिक होने चाहिए। ठीक है, उनका जो दायित्व है वो नैतिक होना चाहिए कि वे आम जनता के लिए सुलभ रहे तथा उनकी ईमानदारी से सेवा करें। कि जो भी अधिकारी हैं वो आसानी से जनता को, मतलब अगर जनता जाए तो उनको मिल जाए, और वो अपनी, उन्हें जो जनता है वो अपनी परेशानी, अपनी ज़रूरतें उनको बताए, और वो ईमानदारी से उनका कार्य करे, ईमानदारी से उनकी सेवा करे। नेक्स्ट होता है A यानी अकाउंटेबल। क्या है? अकाउंटेबल। इसका मतलब होता अर्थात शासन आम जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। मतलब जो शासन का मुख्य कार्य होता है वो होता है जनता की जो भी ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर कोई भी योजनाएं बनाना, और उनके प्रति वो पूरी तरह से उत्तरदायी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका R फॉर होता है रिस्पॉन्सिबल। क्या? R फॉर होता है रिस्पॉन्सिबल। तो अर्थात शासन आम लोगों के प्रति अनुक्रियाशील होना चाहिए। जो ये शासन है वो लोगों के लिए ही कार्य करे, हमेशा क्या है वो लोगों के हित में ही कार्य करे, उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसे लोगों के प्रति ही जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये हो गया R से रिस्पॉन्सिबल का अर्थ। अब नेक्स्ट देखते क्या है T फॉर होता है ट्रांसपेरेंट। क्या है? ट्रांसपेरेंट। शासन में गोपनीयता को दूर करके पारदर्शिता का निर्माण होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जो शासन पद्धति है वो होनी चाहिए पारदर्शी, यानी उसमें शासन में कुछ भी गोपनीय नहीं होना चाहिए, गुप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता को पता होना चाहिए कि हमारी सरकार कौन कौन सी योजनाएं हमारे लिए बना रही है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उनसे लाभ लेकर अपना विकास कर सके। शासन द्वारा संचालित सभी कार्य एवं निर्णय आम जनता के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिए कि कौन कौन से सरकार कार्य कर रही है और कौन सा कोई निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया, वो सभी वो जनता के सामने होने चाहिए। अब देखते हैं सुशासन के निम्नलिखित आयाम है। क्या क्या आयाम है सुशासन के? आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक, यानी शासन उत्तरदायी होना चाहिए। शासन कैसा होना चाहिए? उत्तरदायी।
पारदर्शी होना चाहिए, अनुक्रियाशीलता होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए उसमें, और न्यायपूर्ण होना चाहिए यानी त्वरित न्याय होना चाहिए, कुशल आम सहमति पर आधारित होना चाहिए, उसमें विधि का भी शासन होना चाहिए, त्वरित व प्रभावी शासन स्थापित हो। ठीक है, तो ये होता है सुशासन। ठीक है, यानी सुशासन का जो प्रशासनिक आयाम है इसमें ये शामिल होते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या है? पारदर्शिता, अनुक्रियाशीलता, सहभागिता, न्यायपूर्ण होना चाहिए, और जो सहमति होती है वो सभी पर आधारित होनी चाहिए, सभी की सहमति पर वो कार्य आधारित होना चाहिए, उसमें विधि का भी शासन होना चाहिए, त्वरित व प्रभावी शासन स्थापित होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती? प्रशासनिक आयाम के अंतर्गत आती। नेक्स्ट आता आपका आर्थिक आयाम। इसमें क्या आता है? निजीकरण को बेहतर रूप से आगे ले जाया जाए, यानी जो भी निजीकरण है उसको बेहतर रूप से आगे सबके सामने लेके आया जाए। जैसे कॉरपोरेट घरानों के ऊपर जो नियंत्रण है उसके लिए कानून आवश्यक है। ये नहीं है कि जो बड़े बड़े घराने हैं, कॉरपोरेट घराने, उनके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो सरकार का, नहीं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही उनका सामाजिक उत्तरदायित्व भी निर्धारित होना चाहिए कि क्या क्या उनके सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या है, ये सभी उनको पता होनी चाहिए। सरकार एवं निजी उद्यमों की भागीदारी को बेहतर बनाना चाहिए कि जो सरकार है और निजी उद्यम है उनकी आपस में क्या भागीदारी है, तो ठीक है, इसको अच्छा बनाना चाहिए। और उद्योगों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा का वातावरण होना चाहिए। ये नहीं कि उनके अंदर जो भ्रष्टाचार के आधार पर वो एक दूसरे को बीट कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए उनके बीच में। कॉरपोरेट घरानों के द्वारा समाज से जो लाभ प्राप्त किया जा रहा है उनका एक अंश समाज की भलाई के लिए भी प्रयुक्त होना चाहिए। जो भी कंपनीज वगैरह जो भी लाभ कमा रही, प्रॉफिट कमा रही है, उसका कुछ ना कुछ अंश, एक अंश, कम से कम एक अंश भी वो समाज के लिए वो होना चाहिए, समाज की भलाई के लिए वो होना चाहिए। नेक्स्ट आता सामाजिक आयाम। ओके, सुशासन का अभिप्राय केवल प्रशासनिक कुशलता एवं दक्षता का निर्माण करना ही नहीं, बल्कि इसका सामाजिक पहलू भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि सिर्फ प्रशासनिक कुशलता और दक्षता का ही निर्माण हो गया, बल्कि इसका जो सामाजिक पहलू है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी अभावग्रस्त समाज में सुशासन की कल्पना संभव नहीं है कि मान के चलिए वहाँ की जनता तो भूखी मर गई है, वहाँ पे जो बेरोजगारी फैली हुई, तो वो समाज कैसे विकास कर पाएगा। तो इसी तरह से ये बताया गया है इसमें कि जो सामाजिक पहलू है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? जो व्यक्तियों की मूलभूत सुविधाएं है, ठीक है, और गरीबी, विषमता व कुपोषण को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कि अच्छे शासन के लिए अंदर क्या होना चाहिए? एक तो व्यक्ति की सभी मूलभूत सुविधाएं जो हैं उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, और कोई गरीब ना हो, लोगों के बीच में जो विषमता ना हो और कुपोषण ना हो। ये सभी चीज़ों को सरकार को, इन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए, इन्हें समाप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये तो हो गए इसके आयाम। अब देखते हैं सुशासन को बेहतर बनाने का दायित्व नागरिक समाज का भी। ये नहीं है कि सरकार ही जो शासन है उसको अच्छा करे, ठीक है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। नागरिक समाज समाज का दूसरा रूप है। क्या है नागरिक समाज? समाज का दूसरा ही रूप है। नागरिक समाज से अभिप्राय समाज में शामिल वे व्यक्ति। कौन से समाज में शामिल? वो व्यक्ति हैं जो समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और वे सरकार के सदस्य नहीं है, बल्कि चाहे वो सरकार के सदस्य हो या ना हो, लेकिन वो जो समाज है उसकी भलाई के लिए कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, और ना ही वाणिज्यिक संगठनों से शामिल हैं। तो नागरिक समाज में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं छात्र हो गए आपके, ठीक है, मीडिया कर्मी यानी मीडिया हो गई, फिल्मकार हो गए, और गैर सरकारी संगठन, ठीक है, यानी जो छात्र है वो भी अपने कुछ आंदोलनों के द्वारा सरकार को बताते हैं कि क्या क्या आवश्यकताएं है समाज की, उनको पूरा किया जाए। मीडिया भी अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से जो समाज का सही चेहरा है वो सरकार को दिखाती है। इसके अलावा फिल्मकार यानी जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, जो फिल्म मेकर्स होते हैं, वो भी अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज की कुछ सामाजिक बुराइयों को उठाकर, उन मुद्दों को उठाकर उन पर फिल्म बनाते हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान उन पर जाता है। और कुछ गैर सरकारी संगठन हैं जो कि जो समाज की प्रॉब्लम्स है उनको सरकार को बताते हैं
और अपने स्तर पर भी काफ़ी कार्य करते हैं। तो ये हो गया नागरिक समाज। अभी है विश्व बैंक ने सुशासन के 3 विशिष्ट पहलुओं की पहचान की है। यानी जो वर्ल्ड बैंक है उसने कौन कौन से सुशासन, क्या क्या होने चाहिए सुशासन के अंतर्गत, उसके 3 पहलुओं की पहचान की है। सबसे पहले क्या है, सबसे फर्स्ट है राजनीतिक शासन व्यवस्था का स्वरूप। ठीक है, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, संसदात्मक होना या फिर राष्ट्रीय, सैनिक या नागरिक, सत्तात्मक या प्रजातांत्रिक, कि किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, कौन सी राजनीति सबसे अच्छी है। तो इस बारे में विश्व बैंक ने बताया है। एक देश को आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति के प्रयोग संबंधी क्रिया, कि जो एक देश है वो अपने आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का किस प्रकार से प्रयोग करता है, ये सभी चीज़ें उसमें आती है। आपका तीसरा आता है नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के संबंध में और सामान्य रूप से सरकारी कार्यों को संपन्न करने संबंधी सरकार की क्षमता क्या है। इसका मतलब है कि जो नीतियाँ हैं वो किस प्रकार से लोगों के लिए जो नीतियाँ बनती हैं उनका निर्माण कैसे होगा, उनका क्रियान्वयन यानी वो लागू कैसे होंगे, इन सभी के विषय में यह बताता है। सामान्य रूप से सरकारी कार्यों को संपन्न कराने के लिए सरकार की क्षमता क्या है। ठीक है, तो मतलब सरकार किस स्तर पर कार्य करते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आता है। दरअसल सुशासन की अवधारणा जीवन, स्वतंत्रता और खुशी प्राप्त करने के लिए लोगों के अधिकार से जुड़ी हुई है, कि जहाँ पे लोगों को अच्छा जीवन प्राप्त हो, उन्हें स्वतंत्रता हो अपनी हर बात कहने की, और लोगों के बीच में खुशहाली हो। किसी भी लोकतंत्र में है तभी पूरा हो सकता है जब वहाँ कानून का शासन हो, यानी वहाँ पे कानून का शासन हो, ये किसी भी समाज में तभी पॉसिबल है। अगर वहाँ पे अराजकता फैली हुई है तो वहाँ पे कोई स्वतंत्रता, जीवन और खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकता। सुशासन की धारणा निश्चय ही सरकार को मानव उन्मुखी, जनहितकारी और विकासात्मक तथा सहभागी बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यानी कि जो सुशासन की धारणा है वो सरकार को किस प्रकार का बनाती है, ताकि वो जनता के हित में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे, उनके विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे, और उन्हें अपनी नीतियों में सहभागी बनने के लिए जो उनका मार्ग वो प्रशस्त करे। ठीक है, तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि सुशासन का अपरिहार्य उद्देश्य सामाजिक अवसरों का विस्तार और गरीबी उन्मूलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका सबसे मुख्य है, सबसे आवश्यक उद्देश्य क्या होना चाहिए, सामाजिक अवसरों का विस्तार होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना विकास कर सकें, और गरीबी उन्मूलन क्या है, गरीबी हटाना, यानी गरीबी उन्मूलन होना चाहिए। अर्थात क्या होना चाहिए, न्याय, सशक्तिकरण, रोजगार एवं क्षमतापूर्वक सेवा प्रदान सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम सुशासन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है आपका सुशासन के प्रमुख तत्व क्या क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सुशासन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। किसके अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया था ये। ठीक है, तो सुशासन में कौन कौन सी विशेषताएं होती है, एक तो उसमें होता है विधि का शासन। क्या होता है, विधि का शासन होता है। सेकंड क्या होता है, समानता एवं समावेशन होता है, ताकि वहाँ के जो नागरिक हैं उनको समान अवसर मिले और सभी अपना समावेशन कर सके। नेक्स्ट होता है भागीदारी, यानी जो सरकार की नीतियाँ हैं या कोई अन्य पॉलिसियाँ उनमें वो कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, यही होता है। और नेक्स्ट होता है अनुक्रियाशीलता। ठीक है, तो कैसे वो जो मतलब महत्वपूर्ण कार्य है उनमें वो पार्टिसिपेट करे, कैसे उनको क्रियाशील बनाए। नेक्स्ट होता है बहुमत, यानी मतैक्य, कि लोगों का क्या बहुमत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस चीज़ के लिए जो एग्री कर रहे हैं, तो लोगों का एक मत क्या है उसके अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट है प्रभावशीलता, कि जो